अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे लिए एक सनसनीखेज इंकशाफ था। हनीफ मकबूल सिद्दीक का बड़ा भाई था। 2-3 रोज़ पहले सिद्दीक ने हनीफ को बेदरेक मारा था। मैंने खुद हनीफ की अफसोसनाक हालत को अपनी आंखों से देखा था। हनीफ शक्ल सूरत से एक सीधा सादा और बेज़रर इंसान नज़र आता था, लेकिन सिद्दीक की अपने बड़े भाई के बारे में राय इससे मुख्तलिफ थी। सिद्दीक के नज़दीक हनीफ एक कीना परवर मुंतकमुल मिजाज का मीसना बंदा था। अगर अपने बड़े भाई के बारे में सिद्दीक का फतवा दुरुस्त था तो फिर सिद्दीक की मौत में हनीफ का हाथ के हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ सोचा जा सकता था, खुसूसन इस पस मंज़र में कि 3 दिन पहले सिद्दीक ने हनीफ को वेश्याना अंदाज में पीटा था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, कुलसुम, पिछले 10 रोज़ में ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसकी बिना पर सिद्दीक और हनीफ के दरमियान मौजूद तनाव और चपकलिश को बासानी समझा जा सकता था। अपनी सब्जी की बर्बादी देखकर हनीफ ने सिद्दीक की शरीर बकरियों पर डंडा उठा लिया था, जिसके नतीजे में एक बकरी जान से गई। इस वाक़ये की अगली सुबह सिद्दीक ने हनीफ को बड़ी बेदर्दी से ज़दोकोब किया और हनीफ सिद्दीक के इस ज़ालिमाना फ़ेल की रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी बीवी के हमरा मेरे पास थाने चला आया था। इस तनाजुर में मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, कुलसुम, तुम्हें तो खादिम हुसैन नामी इस शख्स की बात पर गहरी तशवीश में मुब्तला हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने खादिम हुसैन की फराहम करदा मालूमात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। इसकी कोई ख़ास वजह? जी हाँ, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं, वो जवाबन बताने लगी। नंबर 1, सिद्दीक के कत्ल की खबर ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। मैंने खादिम की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। नंबर 2, थानेदार साहब, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली, मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से हनीफ को इस खेत से निकलते नहीं देखा था, इसलिए मैं इस पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। ये ठीक है कि इन दोनों भाइयों में कोई इत्तेफाक या प्यार नहीं था, लेकिन मैं इनकी बाहमी चपकलिश की बिना पर हनीफ को सिद्दीक की मौत का जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकती ना। कुलसुम बीबी, तुमने बड़ी वज़नी और गहरी बात की है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पुरमायनी अंदाज में कहा। कुलसुम के बारे में ज़ाहिदा और हनीफ ने मुझे जो कुछ बताया था वो इसके बरक्स साबित हो रही थी। ये ठीक है कि वो उम्र में सिद्दीक से 5 साल बड़ी थी, लेकिन ये कोई ऐब या जुर्म नहीं था। बहरहाल मुझे कहीं से भी ये महसूस नहीं हुआ कि कुलसुम ने सिद्दीक को अपनी मुट्ठी में कर रखा होगा। थानेदार साहब, मुझे पता चला है कि आपने सिद्दीक की लाश को चीर फाड़ के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, सिद्दीक की लाश कब तक मुझे मिल जाएगी? मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल दोपहर के बाद किसी वक्त तुम्हारे खामिद की लाश अस्पताल से थाने पहुंच जाएगी, मैंने कहा। इसके बाद ही मैं सिद्दीक की लाश को तुम्हारे हवाले कर सकूंगा। ठीक है जी, वो ज़ख्मी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं कल दीगर यानी असर के बाद उसके कफनाने दफनाने का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द सिद्दीक के कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे, इंशाअल्लाह। ज़रूर, मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा और फिर पूछा, तुमने इधर खेतों में पड़ी सिद्दीक की लाश को देखा है? इसकी कटी हुई गर्दन से खारिज होने वाला खून जम चुका था। इसका मतलब यही है कि इसे पिछली रात के दरमियानी हिस्से में किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आधी रात को सिद्दीक खेतों में क्या करने गया था? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुमने आज सुबह तक घर में इसकी गैर मौजूदगी को महसूस क्यों नहीं किया था? सिद्दीक की तरफ से मैं इसलिए मुतमईन थी कि वो कल शाम से थोड़ी देर पहले चमनाबाद के लिए घर से रवाना हुआ था, कुलसुम ने बताया, और इससे अगले रोज़ यानी आज उसे वापस आना था। ओह, कुलसुम के जवाब ने मुझे एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, सिद्दीक चमनाबाद किस मकसद के लिए गया था? मौजा चमनाबाद वारिस नगर से कमोबेश 8 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था। कच्चा रास्ता और छोटी नहर एक दूसरे के मुतवाज़ी मशरिक़ से मग़रिब की जानिब चलते थे। कुलसुम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, चमनाबाद में सिद्दीक का एक दोस्त रहता है जिसका नाम आरिफ जट है। आरिफ जट माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का काम करता है। काफ़ी अरसे पहले आरिफ ने सिद्दीक से 200 रुपये उधार लिए थे। सिद्दीक इससे अपनी वो रकम वापस लेने गया था। सिद्दीक ने मुझे बताया था कि अगर आरिफ जट ने पैसे नहीं दिए तो वो इसके बदले में बकरियां और दीगर जानवर ले आएगा।
मुझे क्या पता था कि बोलते बोलते उसकी आवाज़ में नमी उतर आई। रुंधे हुए गले के साथ वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अब कभी सिद्दीक को जिंदा सलामत नहीं देख सकूंगी। मैं थोड़ी देर मजीद कुलसुम के पास बैठा उसे तसल्लियां देता रहा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जिस बदबख्त ने उसके खामिंद की जान ली है, मैं इसे गिरफ्तार करके अदालत से इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगा। इस दौरान में मैंने कुरैद का अमल भी जारी रखा था, लेकिन बदकिस्मती से मैं कोई ऐसी बात मालूम करने में कामयाब ना हो सका जिससे सिद्दीक के कातिल तक रसाई हो जाती। कुलसुम की जुबानी मुझे पता चल चुका था कि खादिम हुसैन नामी वो बंदा वारिस नगर ही का बसनीक था। अगरचे कुलसुम ने खादिम हुसैन की फराहम करदा मालूमात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे लिए ये बात किसी सनसनी खेज से कम नहीं थी। मैंने पहली फुर्सत में खादिम हुसैन से मिलने का फैसला कर लिया। मैं कुलसुम के घर से निकला तो हनीफ पर मेरी निगाह पड़ी। दोनों भाइयों के घर एक ही गली में आमने सामने थे। हनीफ की परचून की दुकान बंद थी। इसने आगे बढ़कर बड़े अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, आज तुम्हारी दुकान क्यों बंद है? सिद्दीक की अलमनाक मौत के शोक में सरकार, उसने बताया। मैं तीजे तक अपनी दुकान नहीं खोलूंगा। मेरे जी में तो आई कि इससे पूछूं कि गुज़िश्ता रात वो खेतों में क्या करने गया था, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने इससे सवाल नहीं किया कि अभी यह कबलस वक्त होगा। मुझे पहले खादिम हुसैन को खंगाल लेना चाहिए, इसके बाद ही हनीफ से पूछताछ का मज़ा आएगा। तुम्हें अपने छोटे भाई की मौत का दुख तो हुआ होगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जाहिर है जनाब, वो मुज़बहिर लहजे में बोला। मेरे और सिद्दीक के दरमियान लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि वो मेरा छोटा भाई था। नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर खून के रिश्तों की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना थानेदार साहब। बात तो तुमने पते की है हनीफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सारे लड़ाई झगड़े इंसान की जिंदगी तक ही हैं। वो चंद लम्हात तक मुझे सोचती हुई नज़र से तकता रहा और फिर पूछा, थानेदार साहब, सिद्दीक के कातिल के बारे में कुछ पता चला? हाँ, एक इशारा मिला तो है, मैंने गोलमोल जवाब दिया और इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। कैसा इशारा? उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। जवाब देने के बजाय मैंने कहा, हनीफ, मेरे साथ आ जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील करते हुए इस्तफसार किया, थानेदार साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं वारिस नगर के तमाम वसनीकों से वाकिफ़ नहीं हूँ और तुम यहाँ के रहने वाले हो, मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा। मैं एक बंदे से फ़ौरन मिलना चाहता हूँ और इसके घर तक तुम मेरी रहनुमाई करोगे। आप किस बंदे की बात कर रहे हैं? उसने मेरे साथ कदम उठाते हुए पूछा। हनीफ के इस्तफसार में उलझन और हैरत बैक वक्त मौजूद थीं। मेरे जवाब ने उसे खासा मुस्तरब कर दिया था। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, मेरे मतलूबा बंदे का नाम है खादिम हुसैन। ओह अच्छा। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तो आप उस लफंगे खादिम हुसैन की बात कर रहे हैं? क्या वारिस नगर में एक से ज़्यादा खादिम हुसैन नाम के अफराद आबाद हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। सिर्फ 2 हैं जनाब, उसने बताया। एक तो यही है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया और दूसरा एक शीरख्वार बच्चा है। मुझे एक आकिल बालिग खादिम हुसैन की तलाश है हनीफ, मैंने उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए कहा। फिर पूछा, तुमने खादिम हुसैन को लफंगा क्यों कहा? जब इंसान ओछी और बेशर्मी की हरकतें करेगा तो इसे शरीफ और बीबा बंदा तो नहीं कहा जा सकता ना? हनीफ ने तलखी भरे लहजे में जवाब दिया। ये नामाकुल तालिब हुसैन और खतीजा बीवी की अकलौती औलाद है। पूरे 25 साल का हो गया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का ज़रा एहसास नहीं। तालिब हुसैन एक छोटा काश्तकार है। इसके पास 8 एकड़ ज़रई अराजी है। इसका सारा दिन खेती बाड़ी में गुजर जाता है, मगर मजाल है कि खादिम हुसैन ज़मींदारी के मामलात में ज़रा सी भी अपने बाप की मदद करे। इस शैतान को आवारागर्दी से फुर्सत नहीं। अयूब अली इसकी वजह से सख्त परेशान है। ये अयूब अली कौन है? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। और वो खादिम हुसैन की वजह से क्यों परेशान है? अयूब अली भी वारिस नगर ही का रहने वाला है, थानेदार साहब, वो बेजारी से बताने लगा। इसकी 2 औलादें हैं, 8 साला फरीद और 18 साला बेटी नासरा, और खादिम हुसैन नासरा पर आशिक हो गया है। अच्छा, तो ये बात है, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। फिर तो अयूब अली का परेशान होना बनता है। कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी आवारा और लुच्चे लफंगे शख्स के हवाले नहीं कर सकता। इस पर नासरा और खादिम का कोई जोड़ भी तो नहीं है सरकार।
वो ठोस अंदाज में बोला। नासरा 18 साल की एक हसीन और जमील लड़की है, जबकि खादिम हुसैन 25 बरस का। हम बातें करते हुए तालिब हुसैन के दरवाजे तक पहुंच गए। कबल इसके कि मैं मज़कूरा दरवाजे पर दस्तक देता, हनीफ ने बड़े राजदाराना अंदाज में मुझसे पूछा, क्या आपको सिद्दीक के कत्ल के हवाले से खादिम हुसैन पर शक है? हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और नहीं भी। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। वो ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने 2 मुख्तलिफ बातें की हैं। वो इसलिए कि मैंने तालिब हुसैन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए हनीफ से कहा, खादिम हुसैन का दावा है कि उसने पिछली रात चाय बकुआ वाले खेत की तरफ से एक शख्स को निकलते देखा था। इस दौरान में मैं गहरी नज़र से हनीफ की आंखों और चेहरे की कैफियत को भी नोट कर रहा था। मेरे पुरस्रार इंकिशाफाती जवाब ने उसके चेहरे पर कोई जलजला बर्पा किया और ना ही मुझे उसकी आंखों में किसी बेचैनी और बेकरारी के आसार दिखाई दिए। उसने होंठ सुकेड़कर गहरी संजीदगी से कहा, थानेदार साहब, फिर तो खादिम हुसैन से आपकी मुलाकात बहुत ही ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि वो सिद्दीक के कातिल तक ज़रूर आपकी रहनुमाई करेगा। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। हनीफ के वहमो गुमान में भी नहीं था कि गुज़िश्ता रात खादिम हुसैन ने किस बंदे को जाय बकुआ वाले खेत से निकलते देखा था। अगर हनीफ कोई माहिर अदाकार नहीं था तो मैं इसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात और अपने पेशा वराना तजुर्बे की रोशनी में बड़े वसूख से ये कह सकता था कि पिछली रात खादिम हुसैन ने जिस बंदे को देखा था वो हरगिज़ हनीफ नहीं हो सकता था। और अगर हनीफ बला का अदाकार था तो फिर मैं इसका बड़ा बुरा हशर करने वाला था। दस्तक के जवाब में तालिब हुसैन की बीवी खतीजा ने दरवाज़ा खोला और मेरे इस्तफसार से पहले ही उसने कह दिया कि तालिब हुसैन घर में नहीं, वो उधर खेतों में है। खतीजा की उम्र लगभग 50 साल थी। वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक, एक फरबा अंदाम और गोरी चिट्टी देहातन थी। मैंने सरतपा उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, खतीजा बीबी, मैं तालिब हुसैन से नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे खादिम हुसैन से मिलने आया हूँ। खादिम तो इस वक्त घर में नहीं है जी, वो फिक्रमंदी से बोली। आपको इससे क्या काम है? काम तो मैं उसी को बताऊंगा, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मुझे बताओ कि खादिम हुसैन अगर घर में नहीं तो फिर कहाँ है? उसके चेहरे से झलकने वाली तशवीश में कई गुना इजाफा हो गया। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में पूछा, सब खैरियत तो है ना जी? जब हर तरफ खैरियत हो तो फिर पुलिस को हरकत में आने की ज़रूरत पेश नहीं आती खतीजा बीबी, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। इस इलाके का थानेदार मलिक सफदर हयात अगर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लो कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मुझे पता चला था कि उधर खेतों में सिद्दीक की लाश का मुआयना करने थाने से पुलिस आई हुई है, वो जुस्बुस होते हुए बोली। पर यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि पुलिस का मेरे दरवाजे पर क्या काम? काम भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। पहले मुझे अपने बेटे के बारे में बताओ। खादिम तो नूरपुर गया है, खदीजा ने जवाब दिया, अपनी मासी के घर। सुबह तो वो इधर वारिस नगर ही में था। मैंने शर्मसादा नज़र से खदीजा को घूरा। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। खादिम को 1 घंटा पहले ही घर से रवाना हुआ है। मौजा नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो वारिस नगर के जनूब में 5 मील की दूरी पर वाक़ था। मैंने खतीजा से सवाल किया, खादिम वापस कब आएगा? कल दिन में किसी वक्त जी, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। वो जैसे ही घर में कदम रखे तुम उसे सीधा मेरे पास थाने भेज देना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी जी, वो अपनी गर्दन को मैकेनिकी अंदाज में हरकत देते हुए बोली। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर सादा से लहजे में कहा। मुझे खादिम से थोड़ी पूछताछ करना है। इसके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कराई है? तुम्हारा बेटा वारिस नगर की एक वसनीक के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है थानेदार साहब, वो मेरी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में बोली। ये सारी आग अयूब अली ने लगाई है। आप मुझे एक बात बताएं जी, क्या किसी को पसंद करना और उससे शादी की तमन्ना करना कोई गुनाह है? खतीजा के आखिरी अल्फाज से बरहमी झलकती थी और मैं इसका सबब भी जानता था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में खतीजा को जवाब दिया, देखो बीबी, जो शे इंसान की आंखों को अच्छी लगे और उसके दिल को भा जाए, इसके हुसूल की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। खादिम को तो नासरा को हासिल करने का ख्वाहिशमंद है और उसके सर पे भूत सवार हो गया है।
और नासरा से शादी करना चाहता है, वो जोश भरे लहजे में बोली। लेकिन अय्यूब अली ने इस मामले को अपनी अना का मसला बना लिया है। वो इधर उधर मेरे बेटे के खिलाफ बातें करता फिरता है और उसने आपके सामने भी इसी किस्म का जहर उगला होगा। मैं कानों का कच्चा नहीं हूँ खतीजा बीबी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैंने अय्यूब की फरियाद सुन ली और अब खादिम की वजाहत भी सुनूंगा। इसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचूंगा। तुम इत्मीनान रखो कि अगर तुम्हारे बेटे ने कोई बेहूदगी और ज्यादती नहीं की तो इस पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि मैं अय्यूब अली को समझाने और इस रिश्ते के लिए आमादा करने की कोशिश करूंगा। हनीफ से हासिल होने वाली मालूमात को मैंने बरमहल इस्तेमाल कर डाला था। मेरी आमद के मकसद के हवाले से खतीजा और खादिम हुसैन के जहन में ऐसा कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता था जैसा कि मैंने सोच रखा था। वो कल किसी वक्त कुशा कुशा मेरे पास चला आता, इस खुशफहमी के साथ कि मैं नासरा से उसकी शादी के सिलसिले में उसके वकील का किरदार अदा करने वाला हूँ। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, खतीजा ने जज्बात से मखलूब आवाज़ में कहा। मैं आपकी सेहत और तरक्की के लिए दुआ करूँगी। आप तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। मैंने खतीजा को खुदा हाफिज कहा और हनीफ के साथ वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। मेरे हमरा चलते हुए हनीफ ने कहा, थानेदार साहब, आपने बड़ी अक्लमंदी से खतीजा के साथ बात की है। इसे अय्यूब अली और नासरा के मामले में उलझाकर असल मौजू की तरफ से उसका ध्यान हटा दिया है। क्या अय्यूब अली और नासरा का मामला एक अटल हकीकत नहीं है? मैंने तीखे अंदाज में इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, वो इस्तरारी लहजे में बोला। सारा पिंड इससे वाकिफ है जनाब, आप किसी भी बंदे से पूछकर इस मामले की तस्दीक कर सकते हैं। मुझे किसी तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है हनीफ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है सरकार, वो इनकिसार भरे अंदाज में बोला। मैंने कहा, लेकिन मुझे खादिम हुसैन जैसे आवारा शख्स पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। जिस बंदे का कोई किरदार ही ना हो, भला उस पर कोई कैसे एतबार कर सकता है? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। कौन सा काम जनाब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुमने अपनी आंखें और कान खुले रखना है, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। जैसे ही तुम्हें पता चले कि खादिम हुसैन वापस आ गया है, तुम इसे लेकर मेरे पास आ जाना। सिद्दीक के सोयम तक वैसे भी तुमने अपनी दुकान बंद रखनी है, इसलिए तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। बोलो, कर लोगे ना ये काम? जो आपका हुक्म माई बाप, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं इस सिलसिले में पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर खादिम हुसैन ने मेरे साथ आपके पास आने से इनकार कर दिया तो? बात के इख्तिताम पर हनीफ ने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने उसकी तशफ़ी की खातिर कहा, ऐसी सूरत में तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर खादिम हुसैन तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दे तो तुमने इसे इसके हाल पर छोड़ देना है और थाने आकर मुझे बता देना है कि खादिम नूरपुर से लौट आया है। फिर मैं खुद अपने तरीके से इसे थाने बुलवा लूँगा। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, मैं समझ गया जनाब। मेरा थाना वारिस नगर से महज 2 फर्लांग की मुसाफत पर था और इस वक्त मौसम भी खासा खुशगवार हो रहा था। अगरचे धूप चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन इसके अंदर वो तपिश मौजूद नहीं थी जो पैदल मार्च को दुश्वार बना दे। मैं गुलाबी जाड़े की रूमानी तमाज़त वाली फिजा में कच्चे रास्ते पर थाने की जानिब चल पड़ा। आइंदा रोज़ यानी 16 अक्टूबर की दोपहर में सरकारी अस्पताल से सिद्दीक की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने पहुंचा दी गई। लाश के साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीक की मौत 14 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के दरमियान किसी वक्त वाक़ हुई थी। इसकी मौत का सबब कटी हुई गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह जाने को बताया गया था। इसी रिपोर्ट में एक चौंका देने वाली बात और भी थी, और वो ये कि सिद्दीक को गहरी बेहोशी की हालत में मौत के घाट उतारा गया था। ताहम मैं इस नुक्ते पर बिल्कुल नहीं चौंका, क्योंकि मैंने जाए वकूआ पर लाश का तफसीली मुआयना किया था और ये जान चुका था कि कच्चे रास्ते के किनारे वारिस नगर से चमनाबाद की तरफ जाते हुए किसी सफाक शख्स ने बड़ी बेरहमी से शाम चढ़ी लाठी से सिद्दीक की खोपड़ी के अकबी हिस्से को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में वो त्योरा कर ज़मीन बोस हो गया था और यकीनन बेहोश भी। बाद अज़ां इसी बेहोशी की हालत में कातिल ने इसे खेत के अंदर घसीटते हुए खड़ी फसल के नज़दीक पहुंचा दिया था। इसके बाद ही कातिल ने मकतूल के नरखरे पर कोई तेज़ धार आला आजमाया था। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैंने सिद्दीक की लाश को उसकी बेवा कुलसुम के हवाले कर दिया ताकि वो अपने शोहर की तहजीज़ और तकफीन के मामलात को निपटा सके। सच्ची बात तो यह है कि अभी तक मुझे कासिल तक
कातिल तक रसाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया था। अगरचे इस हवाले से खादिम हुसैन का मुशाहिदा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, लेकिन वो मंजर से गायब था। इसकी माँ खतीजा ने गुज़िश्ता रोज़ मुझे बताया था कि वो आज दोपहर तक नूरपुर से वापस आ जाएगा। जब तक मैं खादिम हुसैन से कड़ी पूछताछ न कर लेता, हनीफ को शामिल तफ्तीश करना मुनासिब नज़र नहीं आता था। मैं इसी उधेड़-बुन में अपने कमरे में बैठा था कि कांस्टेबल अब्बास मेरे पास आया। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ था तो अब्बास अख्तर मेरे साथ था और इसी के हाथ मैंने सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को ज़िला अस्पताल भिजवाया था। अब्बास खासा चाको चौबंद पुलिस एहलकार था। जब उसने ढीले ढाले अंदाज में मुझे सलाम किया तो मैं चौंके बिना ना रह सका। उसके सलाम का जवाब देने के बाद मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, क्या बात है अब्बास, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुझसे गलती हो गई है मलिक साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, कैसी गलती? कल दिन में जब हम चाय वारदात पर मौजूद थे तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मिली थी, वो वजाहत करते हुए बताने लगा। मैंने इस चीज़ को अपनी जेब में रख लिया था और यही सोचा था कि जब आप सिद्दीक की लाश के मुआयने से फारिग हो जाएंगे तो मैं वो चीज़ आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर मैं भूल गया और वो चीज़ मेरी जेब ही में रह गई। आज सुबह जब मैं यूनिफॉर्म पहन रहा था तो वो चीज़